वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो ये जो पूरा चैप्टर है एक ही बार में मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको कैसे अप्रोच करना है हम लोग सिर्फ उसी के बारे में देखेंगे। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। तो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेंगे। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपके 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 5 बेसिक मैथ्स आपको पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है, मतलब टोटल में हम लोग का मान लीजिए 10 मार्क्स रहता है पेपर 1 में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अब अगर पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 का आपका 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है आपका थ्योरी पोर्शन, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी थ्योरी के ऊपर समझ के आपको एक आंसर पे टिक करना पड़ता है। दूसरा आता है हम लोग का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे। तीसरा है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, इसका वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगा। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो इस चैनल पे पहले से है, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके लिंक पे देख सकते हैं। मैं भी सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर दिया। तो पहले बात करते हैं थ्योरी का। तो थ्योरी को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट सारे जो एक पेपर 1 के यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है। उन्हीं से आपका थ्योरी आता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उन्हें टिक करना पड़ता है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको टेबल दिया जाता है और उस टेबल को सॉल्व करना पड़ता है। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक स्टोरी दिया जाता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो जब हम लोग को पेपर मिलता है तो हम लोग को पेपर में सबसे पहले थ्योरी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत जगह पे आपका ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन है उससे पहले दे दिया गया, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो इन्हीं पे टाइम लगा दे और उनको थ्योरी या फिर दूसरे चीज करने का टाइम ना मिले। तो याद रखिएगा, चाहे जैसे भी अरेंज करके दे आपको एग्जाम में जब आपको पेपर 1 के लिए मिलेगा तब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पहले जितने थ्योरी के क्वेश्चंस है वो सब थ्योरी के क्वेश्चंस करने होंगे। थ्योरी के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो फिर रहेंगे आपके 35 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। जितने आपके बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के रहेंगे उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और ये भी रहेंगे आपके अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने का हम एक ही बार ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जब मैथमेटिक्स भी आपसे सॉल्व हो जाएगा उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी वैसे मेथड 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन रहता है अप्रोक्सीमेटली जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी सिर्फ एक ही बार ट्राई करेंगे हम लोग। फिर लास्ट में आता है, लास्ट में करेंगे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, में भी आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आपके 50 क्वेश्चन, 35 + 5 + 5 + 5, तो टोटल हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। यही याद रखिएगा कि मैथ्स डाटा या फिर कॉम्प्रिहेंशन जो है, आपको क्वेश्चन जो है एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ट्राई करना है। इससे ज़्यादा अगर आप ट्राई करेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और बाकी जो आंसर्स है उसको आंसर देने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि पेपर 1 की अगर बात की जाए तो पेपर 1 सॉल्व करने के लिए हम लोग को मिलते हैं 60 मिनट्स। अब मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने लगा दिया 5 मिनट। 5 मिनट अगर आपने लगा दिया तो 5 क्वेश्चन के लिए अगर 5 मिनट्स भी लगाते हैं तो 5 × 5 हो गया आपका 25। मतलब अब 45 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, जो रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस है, और उसके लिए सिर्फ आपको मिलेंगे 35 मिनट्स। तो यूजीसी के नेट एग्जाम में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि कौन कितने आंसर दे सकता है, ये भी देखा जाता है कि किसका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, कौन कितने टाइम में
आंसर दे सकता है, किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए या किस क्वेश्चन का अटेंड करना चाहिए, ये भी चेक किया जाता है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। अगर आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले ये सॉल्व भी कर सकते हो, उसके बाद ये आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCGCARGML, द कोड ऑफ अमेरिकन्स विल बी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेक्शन जो वर्ड है, सिलेक्शन वर्ड के लिए कोड दिया हुआ है ये QC। तो फिर अमेरिकन्स के लिए उसी तरीके से कोड क्या होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन C, और उसके नीचे उसका कोड लिख लेंगे। क्या है कोड? QCACARGML। तो अब हम लोग को देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप अगर देखें तो ये अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं, जैसे PQRS के बाद है T, मतलब QRS, मतलब आपका ऐसे जा रहा है। अब सेकंड वाला भी देखते हैं वैसा ही है कि नहीं। ABC के बाद है D, फिर है आपका E। तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। आप अगर पैटर्न को देखना चाहते हैं कि हर एक सेक्शन में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो बीच में से कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, लेटर उठा लीजिए और उसको सिलेक्ट कीजिए। तो देखते हैं A, उसके बाद है B और फिर C। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं अमेरिकन्स को। अमेरिकन्स कैसे होगा तब? ये लिख लिया आपने में अगर इसी चीज को फॉलो किया जाए, यही जो अल्फाबेट से हम लोग ने समझा था, यहाँ पर ए से पहले क्या आएगा, यहाँ से इससे पहले जेड आएगा। ये से पहले क्या है? एंड है, ए स्टार्टिंग में है, तो इससे पहले क्या आएगा? जेड आएगा। और यहाँ पर पहला लेटर क्या बन जाएगा? वाई। तो यहाँ पर पहला लेटर वाई किस में है? इसमें है ए, और आपके डी में है। अब आपको देखना है इसमें लास्ट लेटर जो है दोनों में अलग अलग है। इसमें देखेंगे लास्ट लेटर क्या होगा, तो इसमें होगा आपका क्यू, PQRS। इसका लास्ट लेटर होगा क्यू, तो क्यू किस में? तो ये ए में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपको हर एक जो है एक सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर के लिए सॉल्व करना है और आंसर मैच करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है YKCPGAYLQ। अगर आप लोग में से कोई चाहे तो खुद इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व भी कर सकते हैं, पर एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द सीरीज 3, 11, 23, 39, 59 के बाद सीरीज क्या होगा? नंबर 1 दिया हुआ है 63, नंबर 2 है 73, नंबर 3 है 83 या फिर 4 है 93। तो ये सीरीज दिया हुआ है, बोला है कि ये वाला इसके बाद क्या होगा। तो सीरीज को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 3 के बाद 11 के बाद 23, फिर है 39, फिर है आपका 59। तो सबसे बेसिक जो चीज है वही हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो 3 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 11 माइनस 3 8। अब 11 और 23 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 23 माइनस 11 मतलब 12। 23 और 39 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? तब 16। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? तब ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया आपका 20। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हर बार आपका जो नंबर है उससे ऐड हो रहा है 4। यहाँ पर 8 + 4 12, 12 + 4 16, यहाँ पर 16 + 4 20। तो ये वाला क्या होगा? 20 + 4 24, यानी कि आपके 59 के साथ ऐड होगा 24।
59 के साथ 24 ऐड होने से कितना होता है? 9 4 13, 1 चला गया, 5 6 7, यहाँ पर 8, तो आंसर आ गया आपके 83। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 जो कि है 83। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और अगर समझ में नहीं आए तो पॉज करके फिर से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट 117। फिर लिखा हुआ है 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट 173। The fare for the city B from city A will be, ऑप्शन 1 है 25, ऑप्शन 2 है 27, ऑप्शन 3 है 30, ऑप्शन 4 है 33। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2 रेलवे टिकट शहर A टू B है आपका और 3 टिकट फ्रॉम शहर A टू C, टोटल कॉस्ट है आपका 177, और 3 टिकट फ्रॉम सिटी A टू B और 2 टिकट फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट है आपका 173। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाड़ा कितना होगा आपका फ्रॉम सिटी ए टू सिटी ए, सॉरी फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। तो पहले हम लोग फ्रॉम सिटी ए टू बी जो है, फ्रॉम सिटी ए टू बी इसको लिख लेते हैं x, और सिटी ए टू सी को लिख लेते हैं आपका, ए टू सी को लिख लेते हैं आपका y। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम ए टू बी, तो 2x फ्रॉम ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी, तो 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी का कॉस्ट कितना होगा आपका? यहाँ पर दिया हुआ है 177। उसके बाद देखते हैं 3 टिकट्स, यहाँ पर हो जाएगा 3x फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी, यहाँ पर हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा आपका 173। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। ए टू बी दिया हुआ है, ए टू बी को मान ले रहे हैं हम लोग x, तो पहले में क्या दिया हुआ है 3x, 2 रेलवे टिकट्स, तो इसमें 2x लिख सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी, 3 टिकट्स में 3x लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ए टू सी का, ए टू सी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी, इसलिए 3y, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन में 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी, तो 2y इक्वल्स टू 173। इन दोनों को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, तो करेंगे इंटू 3 और इसको करेंगे इंटू 2, तो क्या होगा 3 2 से 6x प्लस 3 3 सर हो जाएगा आपका 9y, और 177 इंटू 3 हो जाएगा आपका 5 3 1। उसके बाद करेंगे ये वाला 3 2 से 6x प्लस 2 2 से 4y इक्वल्स टू 346। 173 इंटू 2 हो जाएगा 346। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिलता है, ये x और x कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 185। यहाँ पर हम लोग को मिल गया आपका 5y है आपका 180।
मतलब y कितना हो जाएगा आपका 3 से 15, इधर 3 चला गया 7 से, मतलब y हो गया आपका 37। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, फेयर फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। तो सिटी बी टू सिटी ए क्या होगा, ए टू बी हम लोग को भाड़ा निकालना है x, फिर x निकालेंगे हम लोग इस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है 2x प्लस टी वाई टू 77। तो 2x है, टी वाई हो जाएगा आपका 7 3 से 21, 1 3 से 21, 2 3 से 9, के बाद 10 11 111 टू 177। तो आपका 2x कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा आपका 177 माइनस 111, तब आपका 6 और 6 और ये 1 1 कट गया, तो 2x हो जाएगा आपका 66, मतलब आपका x हो गया 33। तो जब आपका a टू b हो गया 33, अब ऑब्वियस बात है आपका b टू a भी हो जाएगा 33, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पर दो सिटी मान लीजिए, a मान लीजिए आपका हावड़ा है और ये b मान लीजिए आपका दिल्ली है। तो हावड़ा से दिल्ली का टिकट जब 33 है, दिल्ली से हावड़ा का भी टिकट तो 33 होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, जो कि दिया हुआ है 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर बोला है कि पर्सन वर्क्स 10 मीटर, a person walks 10 meter in front and 10 meter to the right, then every time turning to his left he walks 5 15 and 15 meter respectively. How far is he now from his starting point? तो यहाँ पर बोला गया है कि एक आदमी जो है वो चलता है 10 मीटर सीधा, उसके बाद 10 मीटर घूमता है अपने राइट के तरफ, फिर हर एक वक्त जब वो अपने लेफ्ट में घूमता है तो वो चलता है 5 मीटर 15 मीटर, 5 मीटर 15 मीटर और फिर से 15 मीटर। तो वो कितने दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। पहले हम लोग एक पर्सन को बना लेंगे, ये बन गया हम लोग का हैंडसम आदमी। तो पहले बोला गया है पर्सन वर्क्स 10 मीटर इन फ्रंट, पहले ये 10 मीटर जाएगा, ये हो गया 10 मीटर। फिर बोला गया एंड 10 मीटर टू द राइट, हमारे राइट में जाएगा 10 मीटर टू द राइट। फिर देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वर्क्स 5 मीटर, अब लेफ्ट घूमेगा और जाएगा 5 मीटर। लेफ्ट कहाँ होगा, इधर या और 5 मीटर। फिर से वो लेफ्ट घूमेगा और कितना जाएगा, तो वो जाएगा 15 मीटर। ये चला गया वो 15 मीटर, और फिर से वो लेफ्ट घूमेगा और कितना जाएगा, तो वो जाएगा 15 मीटर। क्योंकि ये 5 है और ये 10 है, तो ये टोटल हो गया आपका 15 मीटर। तब पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये आपका बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट बीच का डिस्टेंस, तो ये 10 है और ये टोटल 15 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। तो बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन द सीरीज AB, EDC, FGHI, फिर है क्वेश्चन मार्क OPQRST, द मिसिंग टर्म इज, तो ये तो का एक्स, अब इनको लिख लेते हैं। पहला है आपका AB,
उसके बाद है आपका EDC, फिर है आपका FGHI, उसके बाद कोई लेटर है और उसके बाद क्या है OPQR। तो देखते हैं पहला जो लेटर है उसमें आप देखेंगे पहला जो है उसमें 2 लेटर्स है, इसमें आपके 3 है, इसमें आपके 4 है, फिर इसमें आपके कितने 1 2 3 4 5 6। तो पहला तो बात है इसमें जो एक्स होगा उसमें आपके 5 लेटर्स रहेंगे। अब ये हो गया, उसके बाद देखेंगे इनमें कनेक्शन क्या है। AB, उसके बाद क्या आना चाहिए CD, AB के बाद क्या आना चाहिए तो C और D आना चाहिए, CDE। और यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर उसका ठीक उल्टा कर दिया है। AB, उसके बाद आपका पहले ये E दे दिया, उसके बाद D दे दिया, उसके बाद C दे दिया। अब देख सकते हैं जैसा लेटर है उसका ठीक उल्टा बना दिया है। तो इसका भी देखेंगे ABCDE, के बाद E है, E के बाद आना चाहिए FGH और I, FGHI के बाद क्या आएगा GHI M N O P और Q। तो ये लेटर्स हम लोग के आने चाहिए। AB, इसको और एक बार मैं करता हूँ, खुद से कंफ्यूज हो गया, ये काफी थोड़ा मुश्किल है, आप लोग खुद से भी ट्राई करते रहिए। पहले लेटर है AB का अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो इसको उल्टा करके लिखा गया, ये तो हो गया। E के बाद क्या आता है, के बाद आता है I, ABCDEFGHI, तो सीधा करके लिखा गया और फिर से आपका उल्टा होगा। ओ अच्छा, ये आप समझिए कि पहला आप देखिए ये आपका ऑपोजिट लिखा गया, ऑपोजिट लिखा गया, और ये जो सेकंड में है सेकंड का से स्ट्रेट में लिखा गया। तो इसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद वाला होगा ऑपोजिट, ऑपोजिट के बाद फिर से होगा आपका स्ट्रेट। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सीधा अरेंजमेंट दिया हुआ है OPQRST, तो ये ऑपोजिट अरेंजमेंट होगा। FGHI ALMN, तो इसका अगर अपोजिट अरेंजमेंट हम लोग करें तो क्या होगा हम लोग का अरेंजमेंट NMLKJ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि है NMLKJ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर मतलब आप दिमाग अगर शांत रखें तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। पहला अरेंजमेंट देखिए, पहला आपका ऑपोजिट दिया हुआ है कि AB के बाद क्या आता है CDE, इसे उल्टा करके लिखा हुआ है EDC। तो उसके बाद आपका ऑपोजिट अरेंजमेंट के बाद स्ट्रेट अरेंजमेंट दिया हुआ है। ABCD के बाद क्या आता है FGHI, तो स्ट्रेट तरीके से लिखा गया। फिर से आपका ऑपोजिट तरीके से लिखा जाएगा, क्या आता है JKLMN, तो इसको ऑपोजिट में अगर लिखे तो आता है NMLKJ। तो ये ऑपोजिट तरीके से हो गया। फिर से हम लोग स्ट्रेट में जाएंगे, स्ट्रेट में क्या होगा J के बाद OPQRST, तो उसी तरीके से इसको लिखा गया है। आपका आंसर सही हो जाएगा तीसरा नंबर जो कि है NMLKJ। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26, 37 क्वेश्चन मार्क,
तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इनको 2, 5, 10, 17, 26, 30। तो उसी माइनस से पहले देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। 5 से 2 3, 5 से 10 5, 10 से 17 7, फिर 26 से 17 ये हो जाएगा आपका 9, 26 से 37 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा। तो ये के बाद क्या हो जाएगा 13, 37 प्लस 13 करेंगे 730 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5। ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो कि आपका 50। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है अ पार्टी वाज हेल्ड इन विच अ ग्रैंडमदर, फादर, मदर, 4 sons, their wives and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present. The number of females present in the party is। क्वेश्चन में दिया है एक पार्टी की गई थी जिनमें एक दादी अम्मा के बेटे, उनके पत्नी, 4 बेटे, चारों बेटों के पत्नी और उनके चारों बेटों के एक बेटे और 2 daughters थे। Each of the sons were present. The number of females present in the party is। तो यहाँ पर पूछा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितने थे। पहले देख लेंगे ग्रैंड मदर को लिखेंगे GM। तो ग्रैंड मदर आपकी पहली फीमेल। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रैंड मदर, हम लोग का बाद देखेंगे फादर और मदर। तो इनके बेटे और बेटी आए थे, ये हो गए फादर और ये हो गए, तो मदर हो गई आपकी फीमेल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ उनके 4 बेटे और उनकी बेटियां। पेरेंट्स के आपके 4 बेटे और उनकी 4 बीबियां, 4 बीबी जो कि फिर से आपकी फीमेल। ये सब होने के बाद their wives and 1 son and 2 daughters to each। अब हर एक जो कपल है ये आपके 1 son है, मतलब ये आपके 4 son हो जाएंगे और 2 daughter मतलब आपकी डॉटर हो जाएंगे और ये डॉटर जो है ये भी फीमेल है। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आपके कितने हो गए। ग्रैंड मदर 1, यहाँ पर मदर जो है 2, 4 वाइफ्स है, 2 + 4 कितना हो गया 6 और 8 डॉटर्स है फीमेल्स, 6 + 8 कितना हो गया आपका 14। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 जो कि है आपका 14। ये क्वेश्चन फिर से देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक पार्टी है जिनमें ग्रैंड मदर आई है, ग्रैंड मदर के दोनों बच्चे आए हैं। तो दोनों बच्चे, एक है फादर और एक है मदर। मदर हो गई आपकी फीमेल और ये जो मम्मी पापा आए हैं उनके 4 बेटे और 4 बेटियां आए हैं। तो हो गया आपके 4 सन और उनके 4 बीबी, 4 वाइफ जो कि है फीमेल। उसके बाद लिखा हुआ है कि 4 बेटे और 4 बेटियां जो है, चारों बेटे के आपका एक बेटा है और 2 बेटियां है। तो एक बेटा, 4 जन के 4 बेटे हो गए और 2 बेटियां, 4 जन के 8 बेटियां हो गए, 8 डॉटर। कितने फीमेल्स हो गए आपके, ग्रैंड मदर 1, मदर 2, ये 4 वाइफ्स हो गए आपके 6, 4 + 2 6, ये 8 डॉटर्स हो गए 6 + 8, आपका आंसर 2 हो गया 14। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है P and Q are brothers, R and S are sisters. The son of P is brother of S. Q is related to R as।
तो ये फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके करते हैं। पहला लाइन में क्या है, P एंड Q आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर P और भाई है Q, E एंड Q जो है ये दोनों ब्रदर्स है। इसके बाद देखेंगे R एंड S आर सिस्टर्स, यहाँ पर R, यहाँ पर आएगी S, ये दोनों आपकी बहन है। R and S are sisters. The son of P is the brother of S. So the son of P कौन है ये? Son of P is the brother of S. तो son of P किससे रिलेटेड है? ब्रदर ऑफ S। मतलब R और S जो है इनके बच्चे हैं, R और S इनके डॉटर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया था। यहाँ पर दिया हुआ है कि R और S बहन है, उसके बाद दिया हुआ है द सन ऑफ P का जो बेटा है वो इज द ब्रदर ऑफ S। ब्रदर ऑफ S अगर होगा वो R का भी ब्रदर होगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स है। मतलब P जो है कि फादर है, इनके 3 बच्चे हैं जिसमें से एक बेटा है और 2 बेटियां है। इसके बाद दिया हुआ है Q इज रिलेटेड टू R एस, तो Q का क्या रिलेशन है R के साथ? तो ये तो सिंपल हो जाएगा, Q है आपके अंकल, क्योंकि P और Q दोनों आपके भाई है, Q क्या है आपका अंकल। ये ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन दिया है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज 2, 5, 9, 19, 37। पहला ऑप्शन है 73, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 78, चौथा ऑप्शन है 80। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे 2, 5, 9, 10, 37। तो 2 और 5 में डिफरेंस क्या है? 2 और 5 में डिफरेंस हो गया आपका 3। 5 और 9 में डिफरेंस क्या है? 4। 9 और 19 में डिफरेंस क्या है? ये हो गया आपका 10। और 19 और 37 में डिफरेंस क्या है? 37 9, ये हो गया 18। इन चारों नंबर्स में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो पहले इस एंगल को कर देते हैं कट, ये पूरा ही कट हो गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो पहला हमने देख लिया कि इनमें कोई वो कैलकुलेशन का रिलेशन नहीं है, मतलब कैलकुलेशन का तो रिलेशन नहीं है पर एडिशन माइनस का कोई रिलेशन नहीं है। अब दूसरा कोई रिलेशन देखते हैं। इसमें अगर देखें तो फिर आपका 2 इंटू 2 अगर किया जाए प्लस 1 किया जाए, आपका आंसर आता है 5। सेकेंड 5 और 9 का अगर रिलेशन देखें तो 5 इंटू 2 अगर करे माइनस 1 करे तो फिर आता है आपका 9। 9 इंटू 2 अगर करे फिर से और प्लस 1 करे तो फिर आता है आपका 19। और 19 इंटू 2 अगर करे और माइनस 1 करेंगे तो 38 आता है। 38 माइनस 1 हो गया आपका 37। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख रहे हैं, पहला है आपका एडिशन, फिर है आपका सब्सट्रैक्शन, फिर है आपका एडिशन, फिर है आपका सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका एडिशन। इसमें क्या हो जाएगा आपका 37 इंटू 2, जब 7 2 से 14, 1, 3 2 से 6 और 1 7, 74 प्लस 1 आपका हो जाएगा 75। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 जो कि दिया हुआ है 75। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कीजिएगा और इसको एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लोग देख लीजिए। एट प्रेजेंट अ पर्सन इज 4 times older than his son and is 3 years older than his wife. After 3 years
द एज ऑफ द सन विल बी 15 years. The age of the person's wife after 5 years will be ऑप्शन 1 है 42, ऑप्शन 2 है 48, ऑप्शन 3 है 45, ऑप्शन 4 है आपका 50। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कीजिएगा। और चलिए ये क्वेश्चन का भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, पर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर आप ये वीडियो को देखना छोड़ भी सकते हैं। यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व कर लिए तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। जिन्हें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और वो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसे देखना चाहते हैं, वो अब देख सकते हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रेजेंट अ पर्सन एज इज 4 times older than his son। तो पर्सन ए है, मान लेते एक पर्सन ए है का जो एज है 4 times older than his son। उसके बाद हमें दिया हुआ है एंड इज 3 years older than his wife। तो ए का जो एज है ये है आपका 3 years older, जो वाइफ है उनसे वो 3 years older है। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया। पहला दिया हुआ है इज 4 times older than his son, तो ए का जो एज है वो 4 times than his son। दूसरा सेंटेंस में दिया हुआ है एंड इज 3 years older than his wife। तो ए का एज तो सेम ही रहेगा, तो 4x दिया हुआ है क्योंकि इसका एज तो बोला गया है कि वो 3 साल अपने वाइफ से बड़ा है, तो वाइफ का एज कितना हो जाएगा 3 साल कम हो जाएगा, 4x - 3। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर 3 years द एज ऑफ हिज सन विल बी 15। तो आफ्टर 3 years अगर देखा जाए, आफ्टर 3 years क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4x + 3, और जो सन है सन का एज हो जाएगा आपका x + 3। आई होप ये समझ में आ गया। आफ्टर 3 years और बोला गया द एज ऑफ द पर्सन्स वाइफ विल बी, द सन विल बी 15 years। उसके बाद पूछा गया द एज ऑफ द पर्सन्स वाइफ आफ्टर 5 years विल बी। उसके बाद पूछा गया कि वाइफ का उम्र कितना होगा आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years उम्र कितना हो जाएगा उनका, ए का उम्र हो जाएगा 4x + 5, और जो उनकी पत्नी है वाइफ का उम्र हो जाएगा, उनका पहले उम्र था 4x - 3 + 5। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि आफ्टर 3 years द एज ऑफ द सन विल बी 15 years। मतलब एज ऑफ द सन है आपका 15 years। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि x + 3 = 15। मतलब x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका 12। और यहाँ पर पूछा गया द एज ऑफ द पर्सन्स वाइफ आफ्टर 5 years विल बी। वाइफ का एज कितना दिया हुआ है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो वाइफ का एज कितना दिया हुआ है 4x - 3 +, तो अगर आसान तरीके से लिखे तो फिर लिख सकते हैं 4x + x हम लोग को दिया हुआ है 12, तो 4x हो जाएगा आपका 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 + 2, तो फिर 50 years। तो फिर 5 का एज कितना हो जाएगा आपका 50 years। तो ऑप्शन आपका 4। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। आज के लिए वीडियो इतना तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।